चलिए अगला चैप्टर हमारा है संविधान निर्माण, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम जानेंगे कि संविधान निर्माण कैसे होता है और संविधान निर्माण में चुनौतियां क्या है, आखिरकार संविधान निर्माण की जरूरत क्यों होती है किसी भी देश के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। भैया कहीं भी आप रह रहे हो तो किसी भी देश में जो है वो संविधान होता है और वहाँ उसके अंदर बहुत सारे नियम होते हैं। देश को कैसे चलाया जाता है ये सारी चीजें उसमें रहती है और उसी के अनुसार किसी भी देश में शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? सर्वोच्च कानून है। ठीक है। संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध तय करती है। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे रंग भेद क्या है। इस चैप्टर में रंग भेद का भी काफी जिक्र हुआ है, समझेंगे। अभी दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे रंग भेद क्या होता है। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित है, उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई है। और दक्षिण अफ्रीका पर ये जो व्यवस्था थी, जो रंग भेद वाली नीति थी, पॉलिसी थी, वो किन्होंने लाई थी? यूरोप के लोगों ने लाई थी, जो कि कौन थे? गोरे लोग ने ला दी थे। अब हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद। 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया। आए भैया, जिस तरह भारत देश पर आए थे ना, राज किया था उन्होंने, उसी प्रकार वहां पर भी गए, दक्षिण अफ्रीका में गए और उनको गुलाम बनाया। किसने? गोरे लोगों ने। किसके जरिए? व्यापार के जरिए से व्यापार करने आई थी ना। काफी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोग के साथ रंगभेद शुरू हो गया, जो बेचारे से पहले से ही दक्षिण अफ्रीका में लोग रह रहे थे। क्योंकि वहां की जो जलवायु थी, वहां का जो भौगोलिक स्थिति था, उस परिस्थिति के अनुसार वो काले थे। ठीक है। तो इसमें कोई भेदभाव करने वाली कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया और अपने अपनी पॉलिसी, गोरे लोगों की जो पॉलिसी थी कि यहाँ सिर्फ गोरे लोग आ सकते हैं, यहाँ काले लोगों के लिए अलग। तो जो अच्छी फैसिलिटीज थी ना, जितनी भी अच्छी सुविधाएं थी, वो थी गोरे लोगों के लिए, लेकिन बुरी से बुरी जो सुविधाएं थी वो थी काले लोगों के लिए। इससे क्या हो गया? भेदभाव वहां पर बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया। तो आगे देखते हैं रंग भेद की नीति के अंतर्गत अश्वेतों पर प्रतिबंध। देखो, गोरे की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं है। ठीक है। तो गोरे जो अंग्रेज लोग थे, भाई गोरे लोग थे, तो गोरे लोगों की अलग ही बस्तियां होती थी, उसमें जितने भी काले लोग थे, अश्वेत लोग, वो वहां पर वो नहीं जा सकती थी। ठीक है ना, वहां पर बिल्कुल भी वो नहीं जा सकते थे। परमिट होने पर ही वहां काम करने जा सकते थे। भाई काम करने जाना है तो वहां पर परमिशन लेना पड़ेगा। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते थे, है ना। काले लोग जो है, जैसे मान के चलो 2 चेयर है, एक चेयर पर लिखा है कि भैया यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग बैठ सकते हैं, तो उस पर सब गोरे ही बैठ सकते हैं। ठीक है। अच्छा चेयर होगा, बढ़िया सुविधा बढ़िया होगी। ठीक है। वहां पर काले लोग नहीं जा सकते थे। एक जैसे कोई पार्क है, पार्क जो है वो गोरे लोगों के लिए है, तो काले लोग वहां पे नहीं जाएंगे। ठीक है। इसमें गोरों के गिरजाघर भी सम्मिलित थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार के विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। लोग उसको, जो जितने भी काले लोग थे, उनको ना एक तरीके से भेदभाव जो था, ये कि भेदभाव पूर्ण जो था, उसके खिलाफ भी आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है। कुछ लोग करते थे, बस उनको फिर जेल में डाल दिया जाता था। तो ये चीज। तो दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम आखिरकार किस तरीके से इस सिचुएशन से उभरे ये लोग? तो कौन थे वो लीडर? बहुत सारे ऐसे लीडर आए, बेचारे जेल गए, बहुत ही प्रताड़ना हुई उनके साथ, प्रताड़ित हुए बहुत ज्यादा। तो देख लेते हैं आखिरकार दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता कैसे मिली। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ये एक पार्टी है वहां की, के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी। 1950 से उन्होंने लड़ाई लड़ रही भाई काले लोग, क्योंकि तुम्हें देखना है गोरे लोगों ने बहुत उनको परेशान किया, बहुत ज्यादा भेदभाव नीति अपनाई, है ना। अपने नियम, अपने कानून, सब कुछ गोरे लोगों की चलती थी। यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे भाई काले लोग परेशान आ गए। ये तो भाई भेदभाव है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़ा है कि ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं? गैर लोकतांत्रिक देश। ठीक है। लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक देश है। लेकिन चलिए देखते हैं आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को, मतलब कि 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये एक लोकतांत्रिक देश बन गया फाइनली। यहाँ पर जो है, जो लड़ाई लड़ी उन्होंने काले लोगों ने, और एक एक तरीके से वो विजय हुए
इस भेदभावपूर्ण नीति को खिलाफ रहे और फिर गोरे लोग भी इस चीज को मान गए, ठीक है भाई अब सब कुछ मिलके चलते हैं। तो वहां पर हुआ क्या, सबसे पहले तो ये डेट याद रख लेना कौन सा, ये वाला 26 अप्रैल 1994 आजाद हुए थे दक्षिण अफ्रीका। यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती रही, ये हमने देखा। दक्षिण अफ्रीका नेता नेता कौन थे उस समय, इनका जो नेतृत्व किसने किया था, नेल्सन मंडेला जी ने। रंगभेद से चलने वाली शासन के व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई, पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स में। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। 1994 कई लोग भी आए थे, ठीक है ना। 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। क्यों जीत हुई, क्योंकि भैया देखो गोरे लोग थे, अल्पसंख्यक बहुत कम लोग थे, और वही कम लोग ज्यादा जनसंख्या थी उन पर अत्याचार करते थे काले लोगों पर, तो काले लोगों की जनसंख्या ज्यादा थी, वोट डालने का सबको अधिकार मिल गया, है ना। क्योंकि अब उनके विरुद्ध जब लड़ाई लड़ी, आजादी मिली, तो उसके बाद एक जो सिस्टम है बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगी। उन्होंने स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है ना। उन्हें किन को, नेल्सन मंडेला जी को प्रथम दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। नेल्सन मंडेला का मुकदमा देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का आधार पर मुकदमा चलाया गया, मतलब उसके दौरान विद्रोह के दौरान नेल्सन मंडेला के 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई, क्योंकि वो जो थे रंगभेदी नीति के खिलाफ थे। कौन, नेल्सन मंडेला जी। उन्होंने बोला ये तो भाई गलत चीज है ना। देश पे जितने रहने वाले लोग हैं सबको समान अधिकार है, चाहे वो काले हो चाहे गोरे हो, कहीं भी आ जा सकते हैं। इसी के विरुद्ध चले तो जिस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास में डाल दिया गया। 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप की जेल में रहे लोग, 28 साल तक, सोचो। उसके बाद आए थे वो सीधा। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी थी, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या था, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पेपर में आ सकता है एमसीक्यू में, तो याद रख लेना। उसके बाद अफ्रीका का संविधान, फाइनली अफ्रीका का संविधान बना। अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो ये एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेजी क्रूर दमनकारी इतिहास को फिर से नहीं दोहराएंगे। ये अपने देश को इसके सभी लोगों के द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है। श्वेत अश्वेत स्त्री पुरुष, ये देश पूर्ण रूप से सभी का है, ठीक है ना। आजादी के बाद की बात है ये। 2 वर्ष सॉरी 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। देख लो, पहले उनको बोलते थे कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं है और उनकी निंदा की जाती थी देश की, आज वही देश जो है लोकतांत्रिक देश बन के उभरी और कई देशों में इन कंट्रियों का उदाहरण दिया जाता है। अब हम बात करते हैं संविधान की जरूरत क्यों। एग्जाम का पहले ही क्वेश्चन आ जाएगा कि संविधान की जरूरत क्यों, तो देख लेते हैं भैया क्यों जरूरत है। बिना संविधान के देखा था ना क्या हुआ था, गोरे लोगों ने क्या किया, तो इसलिए भैया संविधान की जरूरत तो है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण सबसे पहले तो ये हो जाएगा, अगर संविधान ना हुआ तो, इसलिए संविधान की जरूरत है। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होगा, उसके कार्य तय करने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए हमें संविधान चाहिए भैया, ठीक है। उनको तय करना है ना संविधान में मतलब सरकार के भी जो विभिन्न अंग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा कार्यपालिका न्यायपालिका, ये जितने भी हैं इन सब के क्या क्या अधिकार हैं ये तय करता है। सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग से रोकने के लिए संविधान होगा, जब भी तो कोई मनमानी नहीं करेगा। कोई अगर मान के चलो कोई अगर सन की राजा बन जाता है या प्रधानमंत्री बन गया तो अपनी मनमानी कर सकता है वो, तो इसलिए संविधान बहुत जरूरी है ताकि उस पर
अंकुश लगा सके, कंट्रोल कर सके। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, अच्छे समाज के गठन के लिए हमें संविधान की जरूरत है। चलिए, संविधान का जो संविधान के प्रमुख कार्य क्या है? साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, ये संविधान के प्रमुख कार्य है। भरोसा होगा जब ही ना, भरोसा ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो संविधान यही तो करता है हमारा, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा। संविधान ये भी कहता है कि भैया किसी भी सरकार का गठन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, है ना, न्यायपालिका न्याय कैसे करेगी, वोट डालने का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सब किसमें है? संविधान के अंदर है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, भैया लिमिटेशन बताएगा ना कि इस बाउंड्री के अंदर ही तुम काम कर सकते हो, इसके बाहर नहीं। हम कोई भगवान थोड़ी ना बन गए हो। नागरिकों के अधिकार बताना, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। अच्छा समाज चाहिए तो आकांक्षाएं भी अच्छी होगी ना भैया, जब तो समाज अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये संविधान के प्रमुख कार्य हो गए। ठीक है, तो संविधान बहुत जरूरी चीज है भैया। जहां पर संविधान नहीं वहां समझ लो तहस नहस। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रख लेना, पेपर में आ सकता है। संविधान क्यों जरूरी है, संविधान के कार्य क्या है। संविधान निर्माण आप देखते हैं हमारे भारत, प्यारा भारत, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत जैसे विशाल व विविधता भरे देश के लिए, विविधता मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग हैं ना। साउथ साउथ भारत, साउथ इंडिया देख लो, नॉर्थ भारत, पूर्वोत्तर भारत, है ना। इस सब में तुमने देखा होगा कितनी विविधताएं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन दिल तो एक ही है ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। अंग्रेज लोग आए, अपनी मनमानी किए, बहुत वादे किए, बहुत अधिनियम पारित किया, बहुत नियम कानून सब बनाए, लेकिन भारत की आकांक्षाओं को नहीं पूरा कर पाए। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत पाकिस्तान का अलग हुआ, कितना एक तरह से दर्दनाक था वो सिस्टम, वो समय दर्दनाक था, समय बहुत ज्यादा। उस समय कितने लोग मर गए इसी विभाजन के कारण। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव ये भी रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। ठीक है ना, संविधान कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में, भारत देश में विविधता बहुत है, तो सबको देखते हुए, सब कुछ देखते हुए भैया नियम कानून बनाना है ना। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी कही गई थी। ये जितने भी दस्तावेज थे, इसके अंदर क्या बात होगी थी? सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। अल्पसंख्यक जो बेचारे, जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक जाति है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनकी भैया रक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनका, अगर किसी भी वर्ग का कम लोग है, किसी भी जाति के कम लोग है, तो उन पर अत्याचार होना चाहिए। जैसे गोरे लोग गो नहीं किया था, लेकिन गोरे लोग तो अल्पसंख्यक थे। ठीक है ना, ये बात याद रख लेना कि अल्पसंख्यक, ऐसा नहीं है कि लोग कम है तो उसको दबा दो। हमारा संविधान सबको समान अवसर, समान भाव का अवसर देता है। इस तरह से भारतीय संविधान का नींव रखा गया। हालांकि उस समय ब्रिटिश का शासन था, तो भारत के राजनीतिक विशेषज्ञ हर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगे। धीरे धीरे भारतीयों को अंग्रेजों के जो संसद होते थे, जो कैबिनेट होता था, उसमें धीरे धीरे पार्टिसिपेट मिलने लगा, तो अपनी वो मांगे रखते चले गए। तो अब देखते हैं, देखो दृश्य दिख रहा है। अब संविधान सभा की बात करते हैं। हमारे भारतीय संविधान सभा चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा का मतलब क्या हुआ? जो संविधान लिखने का काम करती है भैया। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 9 दिसंबर सॉरी भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए कि एक बार चुनाव करवा लेते भैया। संविधान नहीं तो ना कि कोनो लिख देखा है, उसके लिए चुनाव हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, याद रखना है, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके तत्काल बाद
देश जो है वो 2 हिस्से में बट गया, भारत और पाकिस्तान में बट गया 1947 में। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, है ना, पाकिस्तान का संविधान अलग, हमारा संविधान सभा अलग, ठीक है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा ने 299 सदस्य थे, ठीक है। जो भारत का जो संविधान लिखने वाली जो सभा थी ना, कितने सदस्य थे? 299 थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया। भाई अब उनका काम पूरा हो गया है। तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बात याद रख लेना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं, प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधन पर चर्चा हुआ, 2000 से ज्यादा चेंजेस हुए, उसमें संशोधन हुआ, इन सब पर क्या हुआ? चर्चा हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में कुल टोटल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई, और इन चर्चाओं का रिकॉर्ड भी किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया, ठीक है। इन्हीं बहसों से, जितने भी बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान लागू कब हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये इसी दिन लागू की हुआ, के पीछे भी कारण है, ठीक है। स्वराज की मांग पूरी हुई थी ना इस दिन। चलिए भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ लेते हैं। संघीय सरकार, हमारा भारतीय संविधान की विशेषता कैसा है? संघीय सरकार, है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसदात्मक सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। हमारे संसद के ये विभिन्न अंग हैं, इनका काम भी अलग अलग होता है। लोकसभा का काम क्या होता है? संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। उसके बाद प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है हमारा, है ना। अब जो हमारा देश है उसमें भारत के लोग ही शासन करेंगे, कोई बाहरी सदस्य नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष राज्य, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, पूर्ण छूट है। किसी विशेष धर्म को देश जो है वो नहीं मानेगा, सभी धर्म क्या है? देश के सामने बराबर है। मूल अधिकार की रक्षा, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका निष्पक्ष रहेगी जभी तो वो न्याय कर पाएगी अच्छे से। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये सब भारतीय संविधान की विशेषता है, ठीक है। आगे संविधान संशोधन क्या होता है? चलो, देश के सर्वोच्च विधायी संस्था के द्वारा उस देश के संविधान में किए गए बदलाव को ही संविधान संशोधन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि समय के अनुसार आपको पता है बहुत सारी चीजों में परिवर्तन की बहुत जरूरी है। इसी परिवर्तन को देखते हुए हमें लगता है कि कोई चीज जोड़ी जाए या कोई चीज हटाई जाए। नहीं, हटाई तो नहीं जाएगी, हाँ ठीक है, हटा भी सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा को बिना छेड़े, ठीक है। तो यहाँ पर समय के अनुसार संविधान में जो परिवर्तन होता चला आ रहा है, इसी को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान का दर्शन क्या है? देखा होगा ना आपने, एनसीईआरटी के पहले जब खोलते हो स्टार्टिंग में आता है हम भारत के लोग, आता है ना प्रेम्बल, प्रस्तावना। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, इसे संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहते हैं। एनसीईआरटी के पहले पन्ने पे लिखा होगा, देख लेना। जिससे पूरे संविधान का निर्माण हुआ, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया। तो भारतीय प्रस्तावना में ये सारी चीजें शामिल थी जो हमारा आधार बना हमारे संविधान में, ठीक है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है, और इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है या फिर बुरा है। इससे भारतीय संविधान की इसमें भारतीय संविधान की क्या बस्ती है? आत्मा बस्ती है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, भारतीय संविधान के को दिशा देने वाले शब्द देख लेते हैं। शब्दों के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष, नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है ना। हमारा जो भारत देश है किसी धर्म को आधिकारिक रूप से नहीं मानता है, क्योंकि सभी को बराबर का दर्जा प्राप्त है।
गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि वंश के अनुसार राजा का बेटा राजा, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। लोकतंत्रात्मक सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है कि सभी को राजनीतिक में अधिकार लेने का पूरा अधिकार है, ठीक है ना। समता, कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। बंधुता, भाईचारा, हम सब ऐसा आचरण करें जैसा कि एक परिवार के सदस्य है ना। भारत कितना बड़ा देश है, उसके बाद भी हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझे, कोई भी ये ना समझे कि तू कम है, तुझसे बहुत ये हूँ वो हूँ, बड़ी बड़ी डिंगियां हाके, तो ये भी नहीं समझना है। सब लोग क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। धन्यवाद।